नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संपूर्ण संस्कृत शिक्षण विधियां मात्र 3 क्लास में, लगभग 3 घंटे में संपूर्ण संस्कृत की शिक्षण विधियां। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और देखिए। आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियां। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि कोई सा भी एग्जाम हो, संस्कृत शिक्षण विधियों का जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन शिक्षण विधियों से बाहर आपके नहीं जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। एक बार सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है मित्रों, आज की इस क्लास का लिंक जो भी साथी वीडियो पर आया है वो अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करेगा। अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और नए साथी चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। मित्रों, बहुत सारी क्लासें आपने देखी होगी, लेकिन मैं आपके सामने नोट्स भी लेकर आता हूं जिससे आसानी से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके भी आप वहां से फोल्डर है, स्टोर के अंदर फोल्डर मिल जाएगा संस्कृत, वहां से इनकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए, निदान और उपचारात्मक शिक्षण एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न सीधा इनसे आता है, तो ध्यान से देखें। निदान तथा उपचार दोनों ही सब चिकित्सा शास्त्र के हैं, और हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर शुद्ध हिंदी में वहां पर लिखा हुआ हो तो आपको मिल जाएगा निदान, उपचार, ये चीजें। दोस्तों, निदान का तात्पर्य होता है लक्षण। तात्पर्य लक्षण होता है, क्या होता है? लक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना निदान कहलाता है। अब आप कुछ ग्रहण कर रहे हो लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे जो कमजोरी है वो कमजोरी है क्या, उसका पता लगाना ही क्या है? निदान। अगर आपको सर्दी जुकाम है, डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले डॉक्टर चेक करेगा कि आप बीमार है क्यों, कारण क्या है, वो क्या होता है? निदान होता है। दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण पत्र का निर्माण करने के लिए त्रुटियों का संकलन तथा त्रुटियों के कारणों की खोज की जाती है। आगे देखिए, शिक्षक छात्रों के अध्ययन संबंधी दोषों को जानकर उन दोषों को दूर करने का जो प्रयास करता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बीमारी का पता चल जाता है कि हाँ इसकी ये बीमारी है, फिर उसी की टेबलेट डॉक्टर आपको देता है। और उसी प्रकार अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दें कि हमें कारणों की जो कमजोरी है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो उसके कारणों का आपको पता चल गया है, तो उन कारणों का निदान, उन कारणों का जैसे पता चलता है, फिर उन कारणों को आप क्या करोगे? हटाओगे, वहां से हटाओगे कि ये जो जो समस्या आ रही है इनको दूर करो। दूर करने से वो चीज आपके सामने आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण के उपरांत उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, यह चीज आपको याद होगी। आगे चलती है दोस्तों, छात्रों में होने वाले पिछड़ेपन के निवारण के लिए संपूर्ण समुचित शिक्षण प्रक्रिया अर्थात अनुदेशात्मक कार्य उपचारात्मक शिक्षण के नाम से ही जाना जाता है। स्किनर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण अधिगम के लिए व्यक्तित्व के आचरण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए अर्थात छात्र के प्रत्येक पक्ष के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अब तो शायद आपको यह चीज समझ में आ गई है, तो प्रश्न का उत्तर आसानी से आप दे सकते हो। ब्लेयर जॉन सिम्पसन, ये याद रखना परिभाषा है। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तर शिक्षण है जो अच्छी तरह से प्रेरित क्रियाओं के द्वारा बालक को अपनी न्यूनता के क्षेत्र में अधिकाधिक योग्यता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है। किसने कहा था? ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने। आगे देखिए, आगे है उपचारात्मक शिक्षण के सोपान। ये सोपान याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण का सोपान नहीं है। 3 ये मिलेंगे, दूसरा एक दूसरा मिल जाएगा। देखिए, समस्या, समस्या का स्पष्टीकरण, समस्या का संभावित कारण, समस्या के कारकों की खोज, समस्या के उपचारात्मक कार्यक्रम और अन्य विवरण, ये होते हैं उपचारात्मक शिक्षण के सोपान। सिर्फ इनके आपको नाम याद रखने जो आपके सामने मैंने रख दिए। अब बात कर लेते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है जो ये हम करते हैं दोस्तों? पहला देखिए, अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना। कुछ सीखने में हमें अगर दोष है, कुछ कमी आ रही है तो उसको दूर करना। छात्रों की व्यक्तिगत समस्या दूर करना। जो व्यक्तिगत छात्र की कोई व्यक्तिगत समस्या है उसको उपचारात्मक निदानात्मक परीक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। मंद बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना।
बालकों को अपराधीकरण की प्रवृत्ति से बचाना, संवेगात्मक बालकों की अक्षमता को दूर करना, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर दूर करना और उच्चारण दोष आदि को दूर करना। मित्रों, नोट्स ही इस प्रकार के बनाए मैंने कि अगर आप ऐसे इनको पढ़ लोगे ना तो भी आपको संपूर्ण संस्कृत शिक्षण विधियां याद हो जाएगी। और यहां पर और बोलता हूं, ये संस्कृत शिक्षण विधियां ही मत समझना, हिंदी की शिक्षण विधियां भी इनके साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। आगे देखिए, आगे है दोस्तों शिक्षण विधियों के प्रवर्तक एवं कृतियों से संबंधित विशेष विवरण। और बहुत अच्छा विवरण रहेगा, एक एक चीज को आप समझते जाइए दोस्तों। सीधा आपको पता है क्वेश्चन आता है तो आता कैसे वो देखिए। पहला, मोंटेसरी विधि, इटली की मारिया मोंटेसरी इसकी प्रवर्तक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह लागू है। इनमें इस विधि के अंदर लेखन पर क्या दिया गया है, बल दिया गया। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके यहां से। इस विधि के 3 भाग है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। मोंटेसरी विधि के कितने भाग है, 3 भाग, भाषा, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो 4 क्वेश्चन सामने रख दिया मैंने आपके। मोंटेसरी विधि की प्रवर्तक मारिया मोंटेसरी, मोंटेसरी कहां की है, इटली की, कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू है, 3 से 6 वर्ष। किस पर बल दिया गया मोंटेसरी विधि में, लेखन पर बल दिया गया। मोंटेसरी विधि के भाग कितने हैं, 3 भाग है, भाषा, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। आगे चल दिए, किंडरगार्टन विधि, जर्मन के प्रसिद्ध शिक्षाविद फ्रोबेल ने विद्यालय को बाग तथा शिक्षक को किंडर यानी अर्थात माली कहा है। अब मित्रों यहां पे देखिए, किंडरगार्टन विधि किसने दी, फ्रोबेल ने दी। कहां के हैं फ्रोबेल, जर्मन के हैं। ये जो किंडरगार्टन विधि है इसके अंदर जो नाम रखा गया किंडरगार्टन, गार्डन का क्या होता है, गार्डन को हिंदी में क्या कहते हैं, बाग। बाग का मतलब यहां पे लिया गया विद्यालय से। और किंडर किसको कहते हैं, यहां पे किंडर कहते हैं शिक्षक को। और किंडर का हिंदी अनुवाद अगर हम करें तो क्या होता है, माली। मतलब शिक्षक को किंडर और गार्डन किसको, विद्यालय को कहा है। स्वतः क्रिया द्वारा, इसके अंदर कैसे सीखा जाता है, स्वतः क्रिया के द्वारा। 4 से 8 वर्ष के बच्चे इसके अंदर सम्मिलित किए गए। अगली विधि है हमारी डोल्टन विधि। प्रवर्तक तो आप सभी को पता है, हेलन पारखास्ट है। डोल्टन विधि के प्रवर्तक हेलन पारखास्ट। समय चक्र का इसके अंदर कोई बंधन नहीं है, कोई समय का इसके अंदर डोल्टन विधि में नहीं है। यह सबसे अधिक जो बल देती है वो देती है स्वाध्याय पर। किस पर, स्वाध्याय पर। अब बात कर लें कि इसका डोल्टन नाम क्यों पड़ा, तो दोस्तों डोल्टन नगर के कारण इसका नाम डोल्टन विधि पड़ा था। आगे चलते हैं, खेल विधि। प्रवर्तक कौन है खेल विधि का, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया ये। प्रवर्तक है हेनरी कोल्डवेल कुक। प्राथमिक स्तर के लिए जो खेल विधि है इसको श्रेष्ठ माना गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि कौन सी है, खेल विधि। प्रोजेक्ट विधि, प्रवर्तक है WH किलपेट्रिक, लेकिन मूल विचारक थे इसके जॉन डीवी। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोजेक्ट विधि से। आगे प्रोजेक्ट विधि में विस्तृत अध्ययन करेंगे, यहां पे आप नॉर्मल जानकारी देख लो। आगे है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि के प्रवर्तक है डॉक्टर वेस्ट। कौन है, डॉक्टर वेस्ट महोदय। पंचपदी हर्बट, इसके अंदर आपको 5 पद मिलेंगे। कौन कौन से हैं, पहला प्रस्तावना, दूसरा विषय उपासना, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और 5वां है प्रयोग। इन जो 5 पद है इनमें से सीधा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है। 3 पद तो ये दे देंगे और 1 पद अलग देंगे, कोई भी दे देंगे नाम लिख के, और पूछा जाएगा इनमें से पंचपदी। हर्बट ये पंचपदी का पद नहीं है, तो याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे है हमारी प्रत्यक्ष विधि। सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 में गुइन के द्वारा, संस्कृत में प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय के द्वारा, यानी प्रवर्तक सर्वप्रथम तो फ्रांस के अंदर 1901 में इसके प्रवर्तक थे गुइन। और संस्कृत की बात की जाए तो प्रोफेसर वीपी बोकिल ने इसको लागू किया था संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि को। पाठ योजना का आविर्भाव है, और यह क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत एग्जामों में आया है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ये याद रखना, सीधा ही क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है मित्रों, पाठ योजना के जनक कौन है, पिता कौन है इसका, स्पेंसर। कौन है, स्पेंसर। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि। एक ही नाम, 2 नाम, एक ही विधि, चाहे व्याकरण अनुवाद बोलो चाहे भंडारकर विधि बोलो।
प्रवर्तक कौन है इसके? डॉक्टर रामकृष्णन गोपाल भंडारकर। अगर भंडारकर विधि का प्रवर्तक है तो आपको भंडारकर नाम से पता चल जाएगा, लेकिन ये पूछ लिया ना व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है तो दिक्कत हो सकती है, याद रखना। 1935 में लॉर्ड मेकाले के साथ इसको, ये क्वेश्चन भी आया है 2018 के अंदर, कोई भर्ती थी आपकी टेट एग्जाम, उसके अंदर मिला था कि भंडारकर विधि है उसके प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, लेकिन उनका साथ किसने दिया था? लॉर्ड मेकाले ने दोस्तों। पाश्चात्य पद्धति पर आधारित है ये विधि। वामन शिवराव आप्टे भी इसके क्या है? समर्थक है दोस्तों। मूल्यांकन विधि हर्बर्टीय पंचपदी का क्या है? विकसित रूप है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। हर्बर्टीय पंचपदी का विकसित रूप किस नाम से जाना जाता है? मूल्यांकन विधि के नाम से। प्रस्तावना, उन्मुखीकरण, तुलना, अमूर्तीकरणम, विषय उपस्थानम, उपस्थापनम, प्रदर्शनम इति समानार्थकः, यानी यह सभी क्या आपस में समान है। आगे देखिए दोस्तों, पाठशाला विधि प्राचीनतम। इस पारंपरिक विधि को पंडित प्रणाली भी कहा जाता है। जो पाठशाला विधि है ये प्राचीनतम विधि है और इस विधि को पंडित प्रणाली भी कहा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात थे। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में आया है कि प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? सुकरात है दोस्तों। आगे देखिए, प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, निर्बाध विधि और मातृ विधि के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रत्यक्ष विधि को किन किन नामों से जाना जाता है? प्रत्यक्ष विधि में भाषा स्वयं माध्यम से पढ़ाई जाती है। अपने माध्यम से भाषा किस में पढ़ाई जाती है? प्रत्यक्ष विधि में। जो छात्रों की भाषा है उसी भाषा में। आगे देखिए दोस्तों, संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने किया था। और इनकी यानी प्रोफेसर वीपी बोकिल की जो पुस्तक है उसका नाम है ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। बीएस बल्यूम ने संज्ञानात्मक पक्ष पर, डेविड आर क्रेथोल ने भावात्मक पक्ष पर, डॉक्टर सिम्पसन ने मनोगत्यात्मक पक्ष पर बल दिया था। इनसे तीनों से एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं। संज्ञानात्मक पक्ष पर किसने दिया? भावात्मक पक्ष पर किसने दिया? मनोगत्यात्मक पक्ष पर किसने बल दिया दोस्तों? बीएफ स्किनर अभिकर्मिता अनुदेशन शिक्षण की कला और शिक्षण का कला एवं अधिगम का विज्ञान है। जॉन कॉटन डेना पठतु पठतु इतोपि पठतु किंपि पठत, मतलब जॉन कॉटन डेना ने पठन कौशल पर बल दिया था। और आता है पठन कौशल पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? जॉन कॉटन डेना ने। आगे देखिए, ब्रायन महोदय की पुस्तक है साइलेंट रीडिंग, मौन पठनम। साइलेंट रीडिंग किसकी पुस्तक है? ब्रायन महोदय की। बेकन महोदय के मत में मौन पठन दो प्रकार का होता है, पहला गंभीर, दूसरा कौन सा? द्रुत। पहला तो गंभीर या गहन, दूसरा कौन सा होता है? द्रुत पठन। जुड़ महोदय उच्च कक्षाओं में वाचन की सर्वोत्तम विधि होती है मौन वाचन। ऑप्शन यहां पे देखिए पूछा क्या है कि जुड़ महोदय उनके अनुसार जो उच्च कक्षाएं उनके अंदर वाचन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? मौन वाचन होगी। आगे आ रहा है बहुत अच्छी जानकारी, भाषा भीम कितने होते हैं? 4 होते हैं, दृश्य, श्रुति, विचार और भाव। ये चारों आपको याद होने चाहिए कि भाषा के बिंब कितने होते हैं? 4 होते हैं, दृश्य, श्रुति, विचार और भाव। रूसो की पुस्तक है दोस्तों एमिल, फ्रोबेल की पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मैन। ये दोनों पुस्तकों के नाम याद होने, रूसो और फ्रोबेल। ह्यूरिस्टिक यानी अन्वेषण जो विधि है उसके प्रवर्तक हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। भाषा की पाठ्य पुस्तक सर्वप्रथम कोमिनियस ने लिखी थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, हर चीज इंपॉर्टेंट आई है दोस्तों। आगे देखिए, 1961 में एचिसन, ब्रूस एलन आदि विद्वानों ने सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग आरंभ किया। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग 1967 में डी तिवारी महोदय ने किया। तो यह आ सकता है कि भारत के अंदर सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग 1967 में किसने प्रारंभ किया था? डी तिवारी ने दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, और अब बात करते हैं मूल्यांकन की। शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई, अर्थात छात्रों के व्यवहार में
गत परिवर्तन की उपलब्धि की जांच दो प्रकार से की जा सकती है। मूल्यांकन क्या होता है? जैसे मैंने आपके सामने ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं शिक्षण विधियां, तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप सभी को ये याद हो, आपके सामने ये सभी आप सीख जाओ। अगर उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं, अगर मैं प्रश्न करता हूं, अगर मैं 10 प्रश्न किए और आपने 9 और 10 तक सभी छात्रों ने सही उत्तर दे दिए, तो मतलब आपने अधिगम किया है। उसका पता कैसे चलेगा? जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपने जितने प्रश्न सही बताए वो आपका क्या हो गया? मूल्यांकन हो गया दोस्तों। अब मूल्यांकन के दो प्रकार यहां पे बता दिए आपको। पहला है पाठांतर्गत और पाठोपरांत। पाठ उपरांत और पाठ के अंतर्गत। पाठ अंतर्गत का मतलब शिक्षण के मध्य में अवबोध तथा विचार विश्लेषण आदि से संबंधित प्रश्न पूछकर पाठ अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है। और पाठ उपरांत, पाठ समाप्ति के उपरांत पाठ की सफलता का, छात्रों की उपलब्धि का, शिक्षक के द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति का पाठ से संबंधित प्रश्न पूछकर परीक्षण किया जाता है। तो ये दो मूल्यांकन के प्रकार है, ये आपको याद रखने हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन का अर्थ तथा विशेषताओं का। मूल्यांकन शब्द मूल्य तथा अंकन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य प्लस अंकन। इसका तात्पर्य किसी कार्य का मूल्य अंकन करने से है। कोई भी कार्य जैसे हम सीख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ मूल्य अंकन करना होगा। आपने कितना सीखा? 20%, 50%, 90%, कितना सीखा? एक मूल्य के रूप में बताना ही मूल्यांकन होता है। इसका तात्पर्य किसी कार्य का मूल्यांकन करने से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होती है, रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह नहीं है कि एक बार होने के बाद रुक जाती है, रुकती नहीं है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षाओं की तुलना में अधिक व्यापक है। जो मूल्यांकन का क्षेत्र है यह परीक्षाओं की दशा में क्या होता है? व्यापक होता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों की प्राप्ति को आधार बनाया जाता है। जो शिक्षा के विस्तृत उद्देश्य है उनकी प्राप्ति को मूल्यांकन के द्वारा क्या बनाया जाता है? आधार। आगे देखिए दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य की समाप्ति के पश्चात पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई, इसका ज्ञान जिस साधन के द्वारा होता है उसको मूल्यांकन कहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये शिक्षण विधियां आपको याद हो। जैसे ही हमारी ये शिक्षण विधियां तीसरा भाग आएगा, कंप्लीट आएगा, उसके बाद मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसके बाद आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, ये एक साधन होता है। जितने क्वेश्चन आपको मैं दूंगा उसमें से कितने, तो ये साधन है कि आपके जो अधिगम है वो कितना हुआ है, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। अब देखिए मित्रों, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा के विस्तृत उद्देश्य समाहित होते हैं, इसलिए ये एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का भी पता लगाया जाता है। आगे देखिए मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार दोस्तों, मूल्यांकन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। इसके दो प्रसिद्ध प्रकार हैं जो है आपके सामने। पहला है आंतरिक और बाह्य, दूसरा है मौखिक और लिखित। ये तो नॉर्मल चीज है और कम एग्जाम में आती है, लेकिन अब जो चीज पढ़ने है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन और मापन में भेद। सबसे पहले मूल्यांकन फिर मापन, इन दोनों को देखेंगे। मूल्यांकन में व्यक्तित्व के समस्त पक्षों पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन में जो व्यक्तित्व के पक्ष हैं उन सभी पक्षों पर बल दिया जाता है, जबकि मापन में एक ही पक्ष पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है लेकिन मापन का क्षेत्र सीमित होता है, याद रखना। मूल्यांकन में शैक्षिक कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, लेकिन मापन में विशेष कौशलों तथा योग्यताओं के एक ही पक्ष पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। मूल्यांकन में मापन और निरीक्षण दोनों सन्निहित है। मापन में अंक या प्रतिशत के आधार पर प्रगति को जांचा जाता है। इसमें मापन और निरीक्षण दोनों सन्निहित है, किसके अंदर? मूल्यांकन में। जबकि अगर हम मापन की बात करें तो मापन में या तो हम अंक दे देंगे या ग्रेड दे देंगे या प्रतिशत बता देंगे, उसके आधार पर प्रतिशत नापा जाता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, जबकि आपका जो मापन होता है वो सतत प्रक्रिया नहीं होता है दोस्तों। आगे देखिए, यह मापन है आपके सामने। मापन में व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर बल दिया जाता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन में
विशेष कौशलों तथा योग्यताओं के किसी एक पक्ष पर बल दिया जाता है। मापन में अंक या प्रतिशत के आधार पर प्रगति को जांचा जाता है। मापन निश्चित अवधि की प्रक्रिया होती है। आगे चल दिए दोस्तों, आगे देखिए, मूल्यांकन उपागम के प्रतिपादक बीएस बलूम है। इनके मतानुसार शिक्षा त्रिआयामी प्रक्रिया है। कौन सी है? उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन, और इनसे क्वेश्चन आता है उतना किसी से आता ही नहीं है, याद रखना दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्रभावी मूल्यांकन में निम्नलिखित गुण अपेक्षित होते हैं, कौन कौन से? पहला है वेधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है व्यापकता, पांचवा है उपयोगिता, छठवां है व्यवहारिकता, सातवां है प्रमाणीकरण और आठवां है विभेदनशीलता। ये गुण है जो प्रभावी मूल्यांकन के लिए आवश्यक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इनका, इनसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है इस बार। आगे चलिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का तात्पर्य निरंतरता से है, अर्थात विद्यालय का शैक्षिक एवं शैक्षिक गतिविधियों का अनवरत मूल्यांकन से हैं, रेगुलर मूल्यांकन से हैं। प्रतिदिन की बात करें हम तो प्रतिदिन मूल्यांकन से हैं। व्यापक शब्द का आशय होता है समग्रता से, अर्थात विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। यह होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दो पक्ष होते हैं, एक तो संज्ञानात्मक पक्ष और सहसंज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष जो हमारा सिलेबस होता है उसका, और सहसंज्ञानात्मक पक्ष जो सिलेबस से बाहर यानी विद्यालय से बाहर की क्रियाएं। आगे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं? विद्यार्थियों के कार्यभार में न्यूनता करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का सबसे बड़ा उद्देश्य तो मित्रों यही है कि विद्यार्थियों का जो कार्यभार है उसको कम किया जाए। आगे देखिए, परीक्षा के तनाव से मुक्त करना। विद्यार्थी है उसको परीक्षा का जो उसके दिमाग पे तनाव रहता है उससे कम किया जाए। जैसे अभी जो जल्द ही एग्जाम होने वाली है, कुछ ही दिनों के अंदर रीट का एग्जाम, उससे बहुत मेरे साथियों के भी तनाव बना हुआ है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन ये उद्देश्य रहता है कि कोई सी भी परीक्षा हो, ये से हम विद्यालय स्तर की बात कर रहे हैं, ये तो अलग स्तर हो गया हमारा, तो उस समय उसके तनाव को मुक्त करना। रटन प्रवृत्ति के स्थान पर विचारशीलता को बल देना। रटन प्रवृत्ति फेंको साइड में और विचारशीलता को क्या करो? बल दो। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से सर्वांगीण विकास करना। अगर किसी बालक का विकास कर रहे हो तो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर करो। निदान पूर्वक उपचारात्मक शिक्षण। किसी भी बालक का अगर आप उपचार कर रहे हो या उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हो तो उसका पहले निदान किया जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। शिक्षण का बाल केंद्रित करना। शिक्षण कार्य है इसको क्या करना? बाल केंद्रित यानी छात्र केंद्रित करना। और विद्यालय में जीवन कौशलों का विकास करना। विद्यार्थियों में जीवन कौशलों का क्या करना? विकास करना। आगे देखिए दोस्तों, आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन। सतत और व्यापक मूल्यांकन को शॉर्ट में कहते हैं सीसीई। का मुख्य उद्देश्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। यह नहीं है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ रहे हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। हर प्रकार के, हर क्षेत्र के बालक का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इसके द्वारा परीक्षा से पूर्व बालक पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। परीक्षा से पूर्व जो भी दबाव बालक पे आता है उसको इसके द्वारा कम किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को पूरे वर्ष के दौरान कई परीक्षाओं से गुजरना होता है, जिसमें पहले ली गई परीक्षा का पाठ्यक्रम दूसरी परीक्षा पाठ्यक्रम में नहीं दोहराया जाएगा। पहले हो गया उसको साइड में हटाओ, नया पाठ्यक्रम उसके सामने रखो। यह इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से अर्थात 2009-10 से 9वीं कक्षा में तथा 2010 अर्थात 2010-11 से 10वीं कक्षा में सीसीई को प्रारंभ किया। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंकों को अब ग्रेड में बदल दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, सीसीई में दो प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है। पहली है प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण, दूसरा है योगात्मक परीक्षण। रचना यानी प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण फॉर्मेटिव टेस्ट एफए बोलते हैं इसको, समेटिव टेस्ट एसए बोलते हैं। यह परीक्षण एक शैक्षिक सत्र में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस परीक्षण में मौखिक परीक्षा तथा विद्यार्थियों को दिए गए कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यह विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाला परीक्षण है। यह कुल परीक्षा का 40% भाग होता है।
आगे देखिए योगात्मक परीक्षण। यह एक 3 घंटे का लिखित परीक्षण होता है जिसका आयोजन 2 साल में 2 बार होता है। पहले 2 प्रारंभिक परीक्षणों के बाद एक योगात्मक परीक्षण, अगले 2 रचनात्मक परीक्षणों यानी योगात्मक जो प्रारंभिक परीक्षण है उनके बाद दूसरा योगात्मक परीक्षण होता है। प्रत्येक योगात्मक परीक्षण 30% अधिभार का होता है। इस प्रकार कुल 60% इनका अधिभार होता है। इसका आयोजन भी विद्यालय के द्वारा ही किया जाता है, परंतु प्रश्न पत्र सीबीएसई के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बात करें यहां पे फॉर्मेटिव टेस्ट की तो वो होते हैं 40%, समेटिव टेस्ट होते हैं 60%। जो ये 4 होते हैं हमारे जो प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण है, ये 4 होते हैं, प्रत्येक 10-10% के यानी 10-10% अंक बार देते हैं, तो ये 40% हो गए। और ये 2 होते हैं, इन 2 का 30-30 होता है, तो कितना हो गया 60। कुल कितना हो गया 100 दोस्तों। आगे देखिए ये दिया गया यहां पे आपके सामने, एक योगात्मक परीक्षण के पाठ्यक्रमों को अगले योगात्मक परीक्षण में नहीं दोहराया जाता है, जो हमने पहले भी देख लिया है। यह विद्यार्थियों को नए बिंदु तथा पाठों के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। अब देखिए दोस्तों परीक्षण अवधि और अधिभार। एफए 1 एफए 2 सत्र का पूर्व भाग 10% पहला एफए है, एफए 2 है 10%। फिर आ गया एसे फेस्ट, ये होता है 30%। एपे 1 और एपे 2 के बाद ये होता है। फिर वापस एपे 3 और एपे 4, ये 70 का द्वितीय भाग होता है। इसमें ये दोनों 10-10 हो गए। और एसे 2 है, इसका 30% भाग होता है। कुल मिलाकर कितना हो गया 100% सिलेबस यहां पे कवर हो गया। आगे चलिए दोस्तों, सीसीई के अंतर्गत मूल्यांकन को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है: शैक्षिक क्षेत्र, सह-शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षणिक गतिविधियां। शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षणिक क्षेत्र जिसमें जीवन कौशल, अभिवृत्ति और मूल्य आते हैं, और सह शैक्षणिक गतिविधियां जिसमें विचार, उत्पादक क्रियाएं तथा शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा आते हैं दोस्तों। अब आ रहे हैं दोस्तों आगे हम अंकन प्रणाली की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंक, ग्रेड और बिंदु, यानी ग्रेड कितने दिए जाएंगे और बिंदु कितने दिए जाएंगे। अगर आपने अंक प्राप्त किए हैं 91 से लेकर 100 तक, तो आपको A1 ग्रेड दिया जाएगा और 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने 81 से 90 तक प्राप्त किए हैं तो A2 ग्रेड दिया जाएगा और 9 बिंदु दिया जाएगा। 71 से 80 पर B1 ग्रेड 8 अंक दिया जाएगा, 8 आपको बिंदु दिया जाएगा। 61 से 70 पर B2 ग्रेड दिया जाएगा और बिंदु दिया जाएगा 7। 61 से 60, 51 से 60 C1 ग्रेड 6 अंक आपको बिंदु दिया जाएगा। 41 से 50 पर C2 ग्रेड दिया जाएगा और 5 बिंदु दिया जाएगा। 33 से 40 पर D ग्रेड दिया जाएगा और 4 बिंदु दिया जाएगा। 21 से 32 पर E1 ग्रेड दिया जाएगा और 20 एवं 20 से कम पर आपको E2 ग्रेड दिया जाएगा। यह सारणी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे चलते हैं मित्रों और आगे देखते हैं निष्ठा योजना। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल। निष्ठा दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षक प्रशिक्षण योजना है दोस्तों। कक्षा 1 से 8 तक 42 लाख शिक्षकों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक ने इस योजना का शुभारंभ 21 अगस्त 2019 को त्रिपुरा राज्य से किया था। तो निष्ठा योजना का उद्घाटन या शुभारंभ कहां से किया गया था दोस्तों? त्रिपुरा राज्य से। कब किया गया था? 21 अगस्त 2019 को। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि। शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में विशिष्ट कौशलों का प्रयोग करता है। अभिरुचि कौशल को शिक्षण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। अभिरुचि जो कौशल है इसको शिक्षण कौशल, अभिरुचि कौशल या शिक्षण कौशल एक ही बात है। शिक्षाविद N.L. गेज ने कहा है, शिक्षण अभिरुचि एक विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया जिसका प्रयोग कक्षा शिक्षण में अध्यापक को आवश्यक रूप से करना चाहिए। शिक्षण अभिरुचि का प्रयोग एक अध्यापक को कक्षा के अंदर शिक्षण कराते समय विशिष्ट रूप से करना चाहिए। एलन तथा राय ने 1969 में शिक्षण अभिरुचि के 14 यानी चतुर्दश कौशल प्रतिपादित किए। भारतीय शिक्षाविद BK पासिनी ने
शिक्षण अभिरुचि कौशलों के अंतर्गत त्रयोदश यानी 13 प्रकार के कौशल समाहित किए जो आपके सामने रख रहा हूं, और ये कौशल ही आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज्यादा इससे कुछ आने वाला नहीं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा है सामीप्य प्राप्ति, चौथा है छात्रों का व्यवहार, पांचवा है दृष्टांत, छठवां है उद्दीपन विहीनता, सातवां है मौन या अशाब्दिक अंतःक्रिया, आठवां है पुनर्बलन, नौवां है प्रोत्साहन, दसवां है श्यामपट, 11वां है अनुदेशन के उद्देश्यों का लेखन, 12वां है अन्वेषण और 13वां है व्याख्या कौशल। अब इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम आगे हैं अब अध्ययन करेंगे। 3 या 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रस्तावना कौशल के बारे में। प्रस्तावना कौशल का दूसरा नाम पाठ प्रारंभ या पाठोपसाधन भी है दोस्तों। देखिए, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। जो हमने पहले पढ़ा है उस ज्ञान पर आधारित क्या होती है? प्रस्तावना होती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए। अब अगर प्रस्तावना में हम कुछ भी छात्रों से पूछ रहे हैं तो वो जो हमने पहले पढ़ा है ना पहले दिन, उस पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, मतलब वो आपको ज्ञात है और आगे हम जैसे अंतिम क्वेश्चन है वो समस्यात्मक डालो और उसको क्या कर दो, आप बालकों के सामने रख दो। प्रश्नों में क्रमबद्धता अपेक्षित होती है। प्रश्नों में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रस्तावना कक्षा में स्तर अनुसार होनी चाहिए। प्रस्तावना ये नहीं कि कक्षा तो आप ले रहे हैं 5वीं और प्रश्नों के स्तर है वो ले रहे हैं आप 10वीं के, ये नहीं, कक्षा के स्तर के होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। प्रस्तावना में प्रश्नों की संख्या 4 या 5 होनी चाहिए, यह तथा अंतिम प्रश्न कैसा होनी चाहिए? समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, प्रस्तावना कौशल चित्र, कथा, अभिनय आदि के द्वारा भी विकसित किया जा सकता है। यह प्रस्तावना कौशल है। आगे है प्रश्नोत्तर कौशल। शिक्षण की सफलता प्रश्नोत्तर कौशल पर आश्रित होती है। प्रश्नोत्तर कौशल है तो शिक्षण की सफलता आपके पास है। छात्रों की अभिव्यक्ति के विकास के लिए, अधिगम के लिए, पाठ के विकास के लिए प्रश्नोत्तर कौशल अत्यावश्यक होता है दोस्तों। प्रश्नोत्तर कौशल के द्वारा ही छात्रों की कल्पना, चिंतन, निरीक्षण शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। इसके द्वारा कक्षा अनुशासित रहती है और छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं। तो प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न पूछो छात्रों से और छात्र आपसे, तो कक्षा सक्रिय रहेगी, छात्र सक्रिय रहेंगे सभी और कक्षा अपने आप अनुशासित बनी रहेगी दोस्तों। आगे है अन्वेषण कौशल। थोड़े से स्पीड से चलते हैं, लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, अभी बहुत लंबा चलेगा। तो विषय के गहन अध्ययन की जांच करने के लिए अन्वेषण प्रश्न किए जाते हैं। कौन से देश? देखिए, इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होता है। अन्वेषण प्रश्नों के द्वारा छात्रों के अंदर जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति होती है उसका क्या होता है? विकास होता है। यदि छात्र इन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो शिक्षक उससे संबंधित सहायक प्रश्न करता है। इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों के ज्ञान कोश में क्या होती है? वृद्धि होती है। इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति तथा चिंतन शक्ति बढ़ती है। इनके द्वारा छात्र विषय वस्तु के गहन अध्ययन की ओर प्रेरित होता है। यह होता है अन्वेषण कौशल दोस्तों। यह था हमारा अन्वेषण कौशल। अब आगे चलते हैं, अन्वेषण कौशल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। श्यामपट कौशल, और दोस्तों श्यामपट कौशल से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए, श्यामपट शिक्षक का सच्चा मित्र या दाहिना हाथ कहलाता है, जो तो आप सभी को, मेरे को पता है। शिक्षक के समस्त साधनों में से सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा होता है? श्यामपट होता है। श्यामपट एक परंपरागत साधन होता है दोस्तों। श्यामपट कैसा साधन है? परंपरागत। श्यामपट पर मार्जनिका का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर किया जाना चाहिए। यह आपका श्यामपट है ना, अगर ये क्या आपका श्यामपट, तो यहां से कीजिए इस प्रकार, ऊपर से नीचे की ओर। श्यामपट कौशल के उद्देश्य, यह इंपॉर्टेंट चीज है, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन कौशल का विकास करना। श्यामपट पर जो भी लिखो शुद्ध लिखो, स्पष्ट लिखो, जिससे छात्रों को सही पता चले। अशुद्धि संशोधन व काठिन्य निवारण करना। चित्र, मानचित्र व रेखा चित्र को स्पष्ट करना। प्रयोग तथा अभ्यास कार्य करना। लेखन कार्य बाईं से दाईं ओर कार्य करना चाहिए। मूल्यांकन व गृह कार्य करना। ये होते हैं श्यामपट कौशल के उद्देश्य। आगे चलती है दोस्तों, आगे देखते हैं पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल का प्रयोग छात्र को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। जो पुनर्बलन कौशल है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छात्र को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। अगर मैं आपको पुनर्बलन दूंगा
तो आप प्रेरित होंगे आगे की तैयारी की ओर आप बढ़ोगे। इसे परवा कौशल भी कहा जाता है। पुनर्बलन कौशल को ही किस नाम से जाना जाता है? परवा कौशल के नाम से। इसके द्वारा छात्र उत्साहित होते हैं तथा सीखने की प्रक्रिया में गतिशीलता आती है। छात्र, अगर आप पुनर्बलन दे दिया तो छात्र है वो उत्साहित होंगे, और छात्र उत्साहित होंगे तो सीखेंगे भी अच्छा, मतलब सीखने की प्रक्रिया में गतिशीलता आएगी। इसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी के उत्तरों का समर्थन शाब्दिक या अशाब्दिक कथनों से करता है। पुनर्बलन के बाद अगर कोई छात्र है, जो विद्यार्थी है, वो कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उनके उत्तरों का जो समर्थन है वो शाब्दिक और अशाब्दिक तरीकों से करता है। इस आधार पर दोस्तों पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक शाब्दिक और अशाब्दिक होता है, नकारात्मक भी शाब्दिक और यहाँ पे दोस्तों शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। ये आपको याद रखनी है। अब आ रही है दोस्तों मेन चीज, संस्कृत की शिक्षण विधियां। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत की जो शिक्षण विधियां, इनको कितने भागों में बांटा गया और कौन से भाग में कौन कौन सी विधियां आती है। फिर एक एक व्याकरण की है, गद्य की है, पद्य की है, कथा की है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों में वो तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन, नवीन और नवीनतम। ये कौन कौन सी विधियां, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक नंबर बहुत बड़ा होता है, इसलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए प्राचीन विधि। प्राचीन विधि में हमारी पहली विधि है पाठशाला विधि। यह संस्कृत शिक्षण की पंडित प्रणाली तथा पारंपरिक विधि भी कही जाती है। संस्कृत शिक्षण की यह प्राचीनतम विधि है और इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षण विधियां सन्निहित है। पाठशाला विधि के अंतर्गत कितनी विधियां, देखिए मित्रों ये विधियां हैं, पारायण विधि, सूत्र विधि, मौखिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक या कक्षा अभिनय विधि। मित्रों इन विधियों का तो अध्ययन हम कहाँ करेंगे, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे एक एक विधियां, कोई व्याकरण में आएगी तो कोई गद्य में आएगी, तो कोई पद्य में आएगी, तो कोई कथावाचन में आएगी, वहां पर एक एक हमारे आ जाएगी। लेकिन ये पता होनी चाहिए कि ये विधियां है ना आपके जो कौन सी है, प्राचीन विधियां हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए पाठशाला विधि के गुण। यह विधि संस्कृति के संरक्षण के लिए उपयोगी है। कौन सी? पाठशाला विधि। अभ्यास और स्मरण शक्ति पर अधिक बल दिया जाता है, किसमें? पाठशाला विधि में। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है, किसमें? पाठशाला विधि में। और स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होता है, किसमें? पाठशाला विधि में। तो संस्कृति के संरक्षण, अभ्यास व स्मृति शक्ति पर अधिक बल, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास, यह होता है पाठशाला विधि के गुण। आगे देखिए दोस्तों पाठशाला विधि के दोष। पाठशाला विधि कैसी होती है? नीरस विधि होती है, इसमें कोई रस नहीं होता है दोस्तों, यह समझ के चलो। भाषा के अन्य विधाओं की यथा गद्य पद्य आदि की उपेक्षा पाठशाला विधि के अंदर की जाती है दोस्तों। यह विधि मंद बुद्धि छात्रों के लिए अनुपयोगी है। जो मंद बुद्धि छात्र है ना उनके लिए पाठशाला विधि बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है दोस्तों। इस विधि में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव पाया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं अधिगम के लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन पाठशाला विधि में उनकी कमी, अभाव मिलता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे है हमारी व्याकरण अनुवाद विधि। अभी देखा था भंडारकर विधि। अब भंडारकर विधि को दोस्तों विस्तृत अध्ययन अगर यहां पर करेंगे तो फिर व्याकरण शिक्षण में भी यह विधि आएगी, तो इसका पूरा अध्ययन हम व्याकरण शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही कर लेंगे। आगे देखिए नवीन विधियां या अर्वाचीन विधियां। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के पश्चात संस्कृत शिक्षण के लिए अद्यावधि पर्यंत जो विधियां प्रयोग में लाई गई उन्हें अर्वाचीन यानी नवीन विधि कहते हैं। और नवीन विधि में हमारी पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए अंग्रेजी भाषा में किया गया था। यह इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्यक्ष विधि है ना, यह अंग्रेजी भाषा के लिए आई थी। प्रत्यक्ष विधि का तात्पर्य किसी भाषा का उसी माध्यम में पढ़ाने से है, जैसे संस्कृत को संस्कृत माध्यम में पढ़ाना। लेकिन हम तो हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत तो अगर मैं संस्कृत में पढ़ाने लग गया तो अभी बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है। इस विधि को सुगम विधि, निर्बाध विधि, मातृ विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि के बारे में हमने पहले भी देखा है, यहाँ पर भी देखा और आगे भी इसके बारे में हम देखेंगे।
इस विधि से शिक्षण कार्य करवाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि में अगर होगा तो प्रत्यक्ष यानी संस्कृत का संस्कृत में होगा, हिंदी का हिंदी में ही होगा। संस्कृत शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर वीपी बोकिल ने मुंबई में किया था और वीपी बोकिल की जो पुस्तक है वो है ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। इस विधि के द्वारा प्रवाह कौशल विकसित होता है दोस्तों। दूसरी विधि है नवीन विधियों में हमारी विश्लेषणात्मक विधि। यह विधि पूर्णात अंश प्रति इस शिक्षण सूत्र की पूरक विधि है। पूर्ण से अंश की ओर इस सूत्र पर आधारित है। विभिन्न पदों का संधि विच्छेद, समास विग्रह आदि के द्वारा उनका संश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार मूल धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि को भी पृथक पृथक करते हुए संश्लेषण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो विश्लेषण विधि के अंदर जो आपके सामने वाक्य होगा उसमें कौन से जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, कौन सी संधि है, कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सी धातु लगी है, उनका संश्लेषण किया जाता है। यही विश्लेषण विधि होती है और यह क्या होती है? मनोवैज्ञानिक विधि होती है। आगे देखिए हर्बर्टीय पंचपदी। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने इस विधि को प्रस्तुत किया था। और हर्बर्टीय पंचपदी नाम से पंचपदी यानी 5 पद होंगे इसमें। तो इस विधि में 5 सोपान होते हैं। प्रस्तावना, उन्मुखीकरण, विषयोपास्तनम यानी प्रस्तुतिकरणम, प्रदर्शनम, तुलना, अमूर्तीकरणम, सामान्यीकरण और प्रयोग। ये 5 पद, ये 5 सोपान आपको याद रखने। पहले भी बोला था और भी बोल रहा हूं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलिए मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि यह हर्बर्टीय पंचपदी का विकसित रूप है। जो मूल्यांकन विधि है हर्बर्ट ने दी, उसका विकसित रूप है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा में आयोजित क्रियाकलापों का संयोजन करके मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा में जो क्रियाकलाप आयोजित होते हैं उनको संजो के जो मूल्यांकन किया जाता है उसी को मूल्यांकन विधि कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तनों के साथ समायोजन सर्वप्रथम बीएस बलूम ने किया था। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के 3 पक्ष बताए गए। संज्ञानात्मक तो बताया था दोस्तों, किसने बताया था? बीएस बलूम ने। भावात्मक डेविड आर क्रेथहोल ने और क्रियात्मक डॉक्टर एजी हेरी ने बताया था दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे है नवीन विधियों के अंदर हमारी पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग विधि यानी समवाय विधि और आगमन निगमन विधि। तीनों के तीनों व्याकरण शिक्षण विधियों में हम पढ़ेंगे, तो यहां पर इनको विस्तृत नहीं पढ़ रहे। आगे देखिए दोस्तों, नवीनतम विधियां यानी नवीनतम विधियां या नवीनतम उपागम। ये कौन कौन सी है? ये आपके सामने मैंने रख दी है। ये सभी की सभी हमारी नवीनतम उपागम या नवीनतम विधियां हैं। सूक्ष्म शिक्षण, आगमन उपागम, दल शिक्षण, प्रायोजन कार्य, अभिकर्मित अनुदेशन, बीएफ स्किनर का है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण, समस्या समाधान उपागम, संगणक आधारित शिक्षण, संप्रेषण उपागम और सहग्रहण उपागम। ये हो गए दोस्तों। ये था हमारा संस्कृत। अब हमें एक एक चीज को लेकर क्या पढ़ेंगे, उनकी शिक्षण विधियां। सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रहा हूं मित्रों में काव्य या पद्य शिक्षण की विधियां। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, पढ़ते जाइए, देखते जाइए, लाइक शेयर करते जाइए दोस्तों। देखिए, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, सौंदर्य अनुभूति और आनंद अनुभूति होती है। किसका? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। काव्य शिक्षण अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, इसके लिए कक्षा में काव्यमय वातावरण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। काव्य शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। उनके अंदर पहली विधि आपके सामने गीत विधि या नाट्य विधि। गीत विधि या नाट्य विधि, यह विधि प्रारंभिक कक्षा के लिए उपयोगी होती है। कौन सी विधि? गीत विधि या नाट्य विधि। किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है, उद्दीगम भी उतना ही स्थायी होता है। इसलिए अध्यापक को संस्कृत गीत तथा सरल श्लोक आदि का गीत विधि से अभिनय सहित शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो गीत विधि कोई डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको गीत विधि का आएगा तो आपको पद्य की अपने आप पता चल जाएगा कि यह पद्य की विधि है।
लेकिन ये याद होना चाहिए कि ये स्तर कौन से के लिए, गीत विधि और नाट्य विधि, यह है प्रारंभिक कक्षाओं यानी प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी होती है। दूसरी है भाषा अनुवाद विधि। यह काव्य शिक्षण की परंपरागत विधि अर्थात अर्थबोध विधि के नाम से भी जानी जाती है। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है, भाषा अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? अर्थबोध विधि से। और यह काव्य शिक्षण की कैसी विधि है? परंपरागत विधि है, अर्थबोध विधि के नाम से इसको जाना जाता है। इस विधि में अध्यापक श्लोक का आदर्श वाचन करके उसका अर्थ बताता है। भाषा अनुवाद विधि में पहले तो आदर्श वाचन किया जाता है और फिर उसका अर्थ है वो बताया जाता है। यह काव्य शिक्षण की शुष्क विधि है। कैसी है? शुष्क विधि दोस्तों। आगे चलिए, इसमें देखिए दोस्तों, हमारी भाषा अनुवाद विधि में इसमें छात्र श्लोकों को रटकर लिखने में तो समर्थ होते हैं, लेकिन मुख्य भाव अर्थात सौंदर्य अनुभूति में असमर्थ होते हैं। रट लेंगे, याद कर लेंगे रटकर, लेकिन जो रस, जो सौंदर्य जो काव्य का है, उसका भाव उनको नहीं मिल पाता है। इसमें छात्र निष्क्रिय तथा जो शिक्षक है वो सक्रिय रहते हैं। किसमें? भाषा अनुवाद विधि में, क्योंकि कार्य किसका है? पूरा का पूरा शिक्षक का है, तो शिक्षक ही इसमें सक्रिय रहेगा, छात्र तो नींद लेने लग जाएंगे इसमें। समझे दोस्तों? लेकिन वर्तमान में इसी विधि से काव्य शिक्षण प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तीसरी विधि है हमारी व्याख्या विधि। इस विधि में प्रत्येक पद की व्याख्या के साथ पद्य का भाव समझाया जाता है। व्याख्या विधि में क्या किया जाता है कि प्रत्येक पद की व्याख्या की जाती है, व्याख्या के साथ जो पद है उसका भाव क्या है, यह नहीं कि व्याख्या करके बता दिया इसका अर्थ ये है, उसका भाव भी हमें समझाया जाता है। श्लोक की रचना शैली, कवि परिचय, प्रसंग, अलंकार तथा छंद आदि पर भी प्रकाश डाला जाता है। यह विधि उच्च स्तर के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। इस विधि से छात्र श्लोक के अर्थ को अधिक अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आगे है हमारी दंडान्वय विधि, इंपॉर्टेंट विधि। काव्य शिक्षण में श्लोक के अर्थ को समझने में अन्वय की विशेष भूमिका होती है। किसकी? अन्वय की। श्लोक का अगर अर्थ समझना है तो उसके अन्वय है, उसका जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस विधि के द्वारा श्लोक में प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। एक श्लोक होता है, 4 लाइन का पद्य आपको दिया गया, उसमें एक वाक्य होता है, वो प्रधान वाक्य होता है। समझे दोस्तों? इस विधि में व्याकरण संबंधी प्रश्न किए जाते हैं। दंडान्वय विधि में क्या किए जाते हैं? व्याकरण संबंधी प्रश्न। दंड का अर्थ ग्रंथि युक्त दंड है। इसमें दंड वाक्य का प्रतीक होता है। अब यहां पे मित्रों यह मत समझ लें, दंड का मतलब एक लंबा सा लकड़ी का डंडा लेके फिर समझाया जाता है। दंड का मतलब वाक्य होता है दोस्तों, और क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। दंडान्वय विधि में दंड सूचक है एक वाक्य का दोस्तों। व्याकरण के प्रश्नों से निरसता आती है, इसलिए इस विधि में काव्य के मुख्य उद्देश्य रसानुभूति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर प्रश्न ज्यादा किए जाते हैं, तो इस वजह से रसानुभूति इस विधि में नहीं हो पाती है। आगे देखिए खंडान्वय विधि। इस विधि में भी अन्वय के लिए प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। इस विधि में पाठ्य विषय तथा साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछकर अन्वय किया जाता है। एक तो जो हमारा विषय उससे संबंधित प्रश्न, एक उस विषय से संबंधित जो साहित्य है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्नोत्तर विधि का एक अंग है। खंडान्वय विधि मतलब ये समझ लो प्रश्नोत्तर विधि ही है। इसमें छात्र तो सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। छात्र काव्य की सौंदर्यानुभूति के अवसर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो शिक्षक है वो पाठ्य विषय साहित्य के साथ रसानुभूति भी इसमें करवाता है, प्रश्न भी इसमें पूछता है। छात्र श्लोक के भाव को ग्रहण करते हैं और यह पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आ जाता है कि पद्य शिक्षण की, काव्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपकी खंडान्वय विधि होगी दोस्तों। छठवीं विधि है हमारी भाष्य विधि। इस विधि को व्यास विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन, व्यास विधि का अन्य नाम भाष्य विधि है, भाष्य विधि का अन्य नाम व्यास विधि। इस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह अनेक दृष्टांतों से श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करता है। एक ही अर्थ से नहीं, दृष्टांत यानी अनेक सारे दृष्टांत, अनेक उदाहरणों से, अनेक तरीकों से एक जो श्लोक है उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। इस विधि में शिक्षक श्लोक में आए छंद, अलंकार, माधुर्य आदि गुणों का भी ज्ञान करवाता है। इस विधि में शिक्षक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय रहते हैं।
ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और भाष्य विधि से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि इस विधि का दूसरा नाम क्या है, व्यास विधि है। और ये कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए। आगे चलिए तुलना विधि। देखिए तुलना विधि, इस विधि में शिक्षक श्लोक का अध्ययन करवाते समय उसके समान भाव वाले श्लोक से तुलना करते हुए अध्यापन कार्य करता है। तुलना से मतलब एक श्लोक तो हमें जो है हमारे सिलेबस में वो पढ़ाना है, दूसरा श्लोक उस जैसा ही लेगा और उससे तुलना करके पढ़ाएगा, मतलब तुलना विधि, तुलना करके पढ़ाना। इस विधि में शिक्षक को अधिक श्रम करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस विधि में शिक्षक को साहित्य का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। अगर साहित्य का गहन ज्ञान नहीं है तो दूसरे श्लोक से उसकी तुलना नहीं की जाएगी, तो शिक्षक को गहन अध्ययन होना जरूरी है। तुलना करते हुए पढ़ाने से छात्रों की विषय वस्तु के प्रति क्या बढ़ जाती है, रुचि बढ़ जाती है। अगर आप 2 छात्र हैं उनको पढ़ा रहे हैं तो अगर तुलना करके उनको पढ़ाएंगे कि देख ये 10 में से 9 नंबर लेके आया और तू 10 में से 6 ही लेकर आएगा, तो अगले दिन या अगले टेस्ट में वो भी मेहनत करके आएगा। तो इससे क्या होती है, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ती है। इस विधि से तर्क शक्ति व निरीक्षण शक्ति का क्या होता है, तर्क और निरीक्षण दोनों शक्तियों का विकास तुलना विधि में होता है दोस्तों। और यह विधि है जो आपके उच्च स्तर के लिए क्या है, उपयोगी विधि। आगे है हमारी समीक्षा विधि। इस विधि में श्लोक की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थिति पर प्रकाश डाला जाता है। जो श्लोक है उसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे, फिर जो श्लोक में जो हमारी पृष्ठभूमि है उसके आधार पर जो आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, भौगोलिक है, इन परिस्थितियों पर क्या है, प्रकाश डाला जाता है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। समीक्षा विधि में काव्य के गुण दोष आदि का विवेचन किया जाता है। काव्य के गुण क्या है, यानी उद्देश्य क्या है, हमें फायदा क्या है, और दोष हमें इससे घाटा क्या है, उनका भी प्रकाश डाला जाता है। और यह विधि भी उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। और हमारी काव्य शिक्षण की अंतिम विधि है टीका विधि। इस विधि में शिक्षक विभिन्न टीकाओं के माध्यम से अर्थबोध करवाता है। इस विधि में श्लोक के साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित व्याख्याएं प्रस्तुत की जाती है। संस्कृत साहित्य में मल्लिनाथ द्वारा लिखी गई टीकाएं प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, संस्कृत साहित्य में किसकी टीकाएं प्रसिद्ध है, मल्लिनाथ द्वारा लिखी गई। यह विधि किसके लिए, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है दोस्तों। तो दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियां हम देख रहे थे, 3 क्लासों में कंप्लीट करनी थी। ये दूसरी हमारी क्लास है जो अब कंप्लीट हुई है दोस्तों। एक क्लास और लेकर आऊंगा जो आपको कल या परसों 2 दिनों के अंदर मिल जाएगी। अब कमेंट करके बता दो कैसी लगी आज की क्लास, लाइक शेयर, और इसकी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जाके वहां से संस्कृत के फोल्डर है वहां से इसको पढ़ सकते हैं नाम मात्र के चार्ज के साथ। दोस्तों लाइक शेयर करते रहो सभी मित्र, अभी तक नहीं किया तो अब कर दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।